Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहते हैं कि ज़िंदगी में आपने कितना संघर्ष किया है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप क्या हैं। तो इसलिए जितना दम है लगा दें, क्योंकि यही वक्त है, फिर वापस कभी नहीं आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी पीजीटी का अब एग्ज़ाम का केवल 8 या 9 दिन बच गए हैं। आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। तो इसलिए आइए मैं आपके बीच में लेकर आ गई हूँ विश्व का भूगोल, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं चट्टानें। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे पृथ्वी की परपटी सैलों या चट्टानों से बनी है। सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। पेट्रोलॉजी सैलों का विज्ञान है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आग्नेय चट्टान, अवसादी अथवा तलछटी चट्टान, रूपांतरित अथवा केंद्रित चट्टान। आग्नेय सैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं वाह्य भाग में लावा से होता है। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। आग्नेय सैल क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। आग्नेय सैलों को प्राथमिक सैल भी कहा जाता है। आग्नेय सैलों के प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ आदि है। क्वेश्चन इसमें दूसरा है कि अवसादी सैलों का निर्माण पृथ्वी की सतह की सैलें आग्नेय अवसादी एवं केंद्रित अनाच्छादन कारकों या अक्षय अपर्दन के प्रभावाधीन अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा अपर्दन और निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ सैलों में परिणित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी सैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालू कास्म जैसे अवसादी सैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी सैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। नंबर 1, आंतरिक रूप से निर्मित अवसादी सैलों को उदाहरण बलुआ पत्थर, पिंड शिला, चूना पत्थर, सेल, लोयस, कांग्लोमेरेट, सिल्ट मृत्तिका आदि है। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी सैल का उदाहरण गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। तीसरा है कि रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी सैल का उदाहरण सिरिंग, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास आदि है। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय सैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सैल का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित सैल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण अथवा अति रूपांतरण भी कहा जाता है। चट्टानों में रूपांतरण समांतर ताप, दाब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण से बने सैलें ग्रेनाइट का नीस, बेसाल्ट का सिस्ट, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सैलों के उदाहरण सेल का स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, चाक या डोलामाइट संगमरमर, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट नीस। रूपांतरित चट्टानों को पुनः रूपांतरण से बनी सैलों के उदाहरण है जैसे स्लेट का फाइलाइट, फाइलाइट का सिस्ट, गैब्रो का सर्पेंटाइन। क्या है, एक बार पुनः देखते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी सैलों के उदाहरण हैं ग्रेनाइट का नीस, बेसाल्ट का सिस्ट, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सैलों के उदाहरण हैं सेल का स्लेट, चूना पत्थर का संगमरमर, चाक एवं डोलामाइट का संगमरमर, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट नीस।
रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलों का उदाहरण है स्लेट का फाइलाइट, फाइलाइट का सिस्ट, गैब्रो का सर्पेंटाइन। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। तो इन कथनों में से कौन कौन से सही है? तो कह रहे हैं कि सभी कथन सही हैं। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपरदन के अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी आदि द्वारा भी होता है। इनमें जीवों का अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती है, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती है, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। अतः उपर्युक्त चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे इसका आंसर सी सही है, जो है कि ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। जो अवसादी शैल होते हैं ये स्तरों में निक्षेपित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि पानी के नीचे बनती है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह जल में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैल है। बलुआ पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बलुआ पत्थर भेद एवं प्रवेश से होती है, जिससे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे एक क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों ही होती है। अग्नेय चट्टानें जो होती है क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों ही होती है। अग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती है, इनमें परतें नहीं पाई जाती है तथा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखित या नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो कह रहे हैं कि इसमें जो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो बलुआ पत्थर कौन है? ग्रेनाइट। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह एक आग्नेय शैल है, अन्य तीनों अवसादी चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है तो आग्नेय और तलछटी दोनों से। रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द मेटामार्फोस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, यह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। अन्य तीनों रूपांतरित चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन कांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कांतरित चट्टान का जो उदाहरण नहीं है डोलामाइट। अवसादी चट्टान है डोलामाइट, जबकि क्वार्टाइज, मार्बल और नीस कांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है? तो कह रहे नीस। बालू का पत्थर, चूना पत्थर, सेल अवसादी चट्टान है, जबकि नीस एक कांतरित चट्टान है। समांतर नीस का निर्माण ग्रेनाइट और डायोराइट की रूपांतरण से होता है। इसके अलावा गेब्रो अथवा सेल से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। आइए अब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे कि ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार है जिसमें धरातल के नीचे से ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार है जिसमें धरातल के नीचे से गैसें, राख और तरल पानी पदार्थ
मैग्मा पृथ्वी की धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार है जिससे धरातल के नीचे से गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों के में जलवाष्प H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन Na2N2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तरित होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। ये बहुत गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद अग्नि चट्टान का रूप धारण कर लेता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा तथा बेसिक लावा। सिलिका के आधार पर जो लावा है दो प्रकार का होता है, एक तो एसिड लावा अथवा बेसिक लावा। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। इसमें सिलिका अथवा एसिड लावा एवं बेसिक लावा कह रहे कि एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा चिपचिपा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक लावा पतला होता है। इसकी सिलिका की मात्रा कम होती है। जब मैग्मा धरातल तक पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है तो आंतरिक अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। जब मैग्मा धरातल तक पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जाता है तो आंतरिक अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। ये दो प्रकार की होती है, प्लूटोनिक अथवा पताली चट्टानें, अधिवितलीय अथवा मध्यवर्तीय चट्टानें। प्लूटोनिक अथवा पताली चट्टानें, दूसरा है अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टानें। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर समांतर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर समांतर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। इसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील। वर्तमान में लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड से पृथ्वी के धरातल पर टक्कर से माना जाता है। काल्डेरा क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। उष्णोत या गीजर गर्म जल के स्रोत हैं जिनमें समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर। आइसलैंड का ग्रेट गेजिर या धुआरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकलते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोल्फत्रा कहा जाता है। जो गंधक युक्त धुआरों को क्या कहा जाता है? सोल्फत्रा कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी इस प्रकार हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख सदैव खुला रहता है। समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह 1983 से 2018 की अवधि में लगातार उद्भेदित अवस्था में रहा है। 1983 से 2018 की अवधि में लगातार उद्भेदित अवस्था में रहा है। 4 महत्वपूर्ण सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू माउंट एटना, पीटन डी ला फोर्नेस, न्यामुरा गिरा। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित मौना लोआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी
इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के अंतर्गत टेरहेनियन सागर, सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप में अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ओजोस डेल साल्डो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,893 मीटर है। ओजोस डेल साल्डो की जो ऊंचाई है ये 6,813 मीटर। कह रहे कि ओजोस डेल साल्डो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,893 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एरियस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। जो माउंट एरियस है अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रस्तुत ज्वालामुखी की श्रेणी में था, जैसे माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम्स ने 34 मील पश्चिम में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी इस प्रकार की ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ है, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ईरान का दाम बंद किलीमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। किलीमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में से कीबो प्रस्तुत है, जबकि मावेंजी एवं सिरा मृत शंकु है। माउंट कीबो के सर्वोच्च शिखर उरू का पहले नाम कैसर विल्हेम स्पिट था। यह एक आग्नेयगिरीय ज्वालामुखी पर्वत है। तीसरा है कि मृत ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, जैसे कीनिया में स्थित कुलाल, इक्वेडोर का चिम्बराजो, म्यांमार का पोपा, पाकिस्तान का कोह-ई-सुल्तान। तो आइए जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है उसकी स्थिति को देखते हैं। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी ये मलेशिया देश में है। माउंट किनाबालू मलेशिया देश में है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू द्वीप में है। सबनकाया पेरू में है और माउंट किनाबालू मलेशिया में है। अलबुर्ज ईरान में है। माउंट एटना इटली में है। कोलिमा मैक्सिको में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट रेनियर जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। कोलिमा मैक्सिको में है। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिकुटिन मैक्सिको में है। माउंट टाल फिलीपींस में है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका में है। वेसुवियस इटली में है। किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पोपोकैटेपिटल मैक्सिको में है। पोपोकैटेपिटल मैक्सिको में है। मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट कैमरून में है। क्राकाटोवा इंडोनेशिया में है। माउंट सस्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिम्बराजो इक्वेडोर में। माउंट पिनाटिबो फिलीपींस में। दामबंद ईरान में। मायोन फिलीपींस में। कोह-ई-सुल्तान पाकिस्तान में। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में और बिल्लारिका चिली देश में पाई जाती है। बिल्लारिका ज्वालामुखी चिली देश में। एक बार पुनः देखते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी मलेशिया में है। माउंट किनाबालू कहाँ पे है? मलेशिया देश में है। अलबुर्ज ज्वालामुखी ईरान में है।
कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट टाल फिलीपींस में है। विसुवियस इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। पोपोकैटेपिटल ज्वालामुखी मैक्सिको में। पोपोकैटेपिटल ज्वालामुखी मैक्सिको में। पोपोकैटेपिटल ज्वालामुखी मैक्सिको में। पोपोकैटेपिटल ज्वालामुखी मैक्सिको में। माउंट कैमरून कैमरून जो है कि ज्वालामुखी कैमरून में है। माउंट सस्ता ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट पिनाटिबो ज्वालामुखी फिलीपींस में है और मायुन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबुंग कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। पेरिकुटिन ज्वालामुखी मैक्सिको। माउंट एरिबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका। किलाउ ज्वालामुखी हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका। क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया। चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वेडोर। दामबंद ज्वालामुखी ईरान। कोह ई सुल्तान ज्वालामुखी पाकिस्तान। बिल्लारिका ज्वालामुखी चिली में है। तो आइए इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे देखते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? मूल स्थल रूप है तो कह रहा है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद छिद्र के आसपास शंक्वाकार में लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, जबकि अवशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप में पर्वत होते हैं जो अपर्दित होते हुए अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं। इसी प्रकार अपर्दनात्मक जलप्रपात भी अपर्दन की देन है। मोना डनाग चट्टान को अपर्दित भाग होते हैं जो मोना डनाग चट्टानों के अपर्दित भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से जो सबसे अधिक गैस निकलती है जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5911। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की ऊंचाई 5911 मीटर है। जबकि फिलीपींस में जबकि टाल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। इसकी ऊंचाई 311। माउंट टाल कहाँ पे? फिलीपींस में 311 मीटर ऊंचा है। और जो है कि माउंट पिनाटिबो इसकी ऊंचाई जो है कि 1486 मीटर है। कहाँ है? तो कह रहे कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट पिनाटिबो की ऊंचाई 1486 मीटर है और माउंट किलिमंजारो का 5895 मीटर है। तो इसे याद रखें। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट परिप्रशांत महासागरीय में अधिक होती है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट परिप्रशांत महासागरीय में सर्वाधिक होती है। ज्वालामुखी विस्फोट परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक होती है। पृथ्वी पर लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय पेटी है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी इस प्रकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का अलिश्वेन द्वीप स्थित ज्वालामुखी, जापान का माउंट फूजी आदि है। क्वेश्चन नंबर 5 पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। तो कह रहे कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जो मैग्मा धरातल में निःसृत होता है उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए इसमें कोई नहीं, तो 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। लावा जब ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं?
लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टान का निर्माण होता है। लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर जम जाता है तो उस प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा का ठंडा होकर जमने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो कह रहे बाल्टिक सागर में। ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेटों के किनारों से होता है। बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर प्लेटों के किनारों से संबंधित हैं। अतः स्पष्ट है कि जो बाल्टिक सागर है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। जो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है माउंट एटना किससे संबंधित? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका के इसके मानिया काउंटी वाशिंगटन में स्थित है। माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका के इसके मानिया काउंटी वाशिंगटन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का। और मौना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा। कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो है कि ये जो है कि एकांकागुआ ज्वालामुखी मूल रूप से संबंधित है, परंतु ये स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, अर्जेंटीना के चिली के सीमा के पास स्थित है एकांकागुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है? जो क्रियाशील ज्वालामुखी है वो एटना और जो है विसुवियस है। एटना विसुवियस जो है कि क्रियाशील ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना सिसिली और विसुवियस नेपल्स दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तो तंजानिया में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्राम्बोली द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशवान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 18 है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो इसका बी सही। एटना कहाँ पे है? तो एटना इटली में है। कहाँ पे? माउंट एटना। माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एटना कहाँ पे? सिसिली द्वीप है। माउंट विसुवियस जो है कि कहाँ पे? माउंट विसुवियस तो इटली के नेपल्स में है। विसुवियस कहाँ पे? तो इटली के नेपल्स खाड़ी में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरिबस ज्वालामुखी ये कहाँ पे? तो माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वाला।
माउंट एरिबस अंटार्कटिका की रॉस द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी जो है इक्वेडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 20 मिलान के लिए दिया है तो इसमें बी आंसर सही है। माउंट रेनियर कहाँ पे है तो यूएसए में। माउंट एटना कहाँ पे है तो इटली में है। और पेरिकुटन कहाँ पे है तो पेरिकुटन है वो मैक्सिको में है। माउंट टाल कहाँ पे है तो फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 21 मिलान करने के लिए दिया है तो इसमें कह रहे हैं कि माउंट किनाबालू जो है कि वो मलेशिया में स्थित है। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी मलेशिया में। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी वो मलेशिया में है। अलबुर्ज ज्वालामुखी जो है कि ईरान में है। अलबुर्ज ईरान में। एकांकागुआ अर्जेंटीना में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी किनाबालू कहाँ पे है तो मलेशिया में है। अलबुर्ज ईरान देश में है। माउंट एकांकागुआ कहाँ पे है अर्जेंटीना में। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पे तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 पुनः मिलान के लिए दिया है। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पे तो पेरू में है। माउंट एटना कहाँ है तो एटना कहाँ पे इटली में है। और कोलिमा कहाँ पे है कोलिमा तो मैक्सिको में। माउंट मेरापी जो है कि इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी कहाँ पे इंडोनेशिया में। तो सबनकाया ज्वालामुखी सबनकाया पेरू में है। माउंट एटना इटली में है। कोलिमा मैक्सिको में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। सबनकाया पेरू में माउंट एटना इटली में है। कोलिमा जो है कि इंडोनेशिया में है और मेरापी मैक्सिको में है। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो कह रहे कि एक सही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है तथा यह काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी है जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130 है। तो 23 का क्या होगा क्वेश्चन ए है पहला सही है। इंडोनेशिया के संदर्भ कौन सा कथन सही है तो कह रहे हैं कि इसमें जो है कि 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप देश जो है इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो यहाँ काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी है जिससे सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130 जो है कि आकलन के अनुसार 127 है। तो इसलिए जो है कि पहला जो है कि केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ इंडोनेशिया देश में स्थित है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 ईस्वी में कराकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण जो है कि विस्फोटों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी कराकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 ईस्वी में कराकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 मिलान के लिए दिया है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी कहाँ पे है तो यूएसए में। माउंट एटना कहाँ पे है तो इटली में है। माउंट पेरिकुटन कहाँ पे है तो मैक्सिको में है। माउंट पेरिकुटन मैक्सिको में है। माउंट एपो ज्वालामुखी फिलीपींस है। पेरिकुटन मैक्सिको में। पेरिकुटन माउंट जो है कि पेरिकुटन मैक्सिको में है। मैक्सिको में। माउंट एपो फिलीपींस में। तो इसलिए बी सही है 25 का। आइए भूकंप के बारे में देखते हैं। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है। भूकंप की जो घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं। उस स्थान पर भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं।
और इसे अकेंद्र भी कहते हैं, हाइपोसेंटर। भूकंप की उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं, इसे अकेंद्र भी कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर, भूकंप अधिकेंद्र जो होता है सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र से भूकंपी लहरें उठने लगती हैं तथा सर्वप्रथम ये भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। दशाओं के आधार पर भूकंपी तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगें जो होती हैं, प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगें जो होती हैं, प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती है। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहते हैं। प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगें, प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती है, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। ये तरंगें सबसे अधिक तीव्र होती है। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। तो पुनः देखें प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगें, जिसे प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। कह रहे प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। जो प्राथमिक तरंगें हैं वो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। ये तरंगें सबसे अधिक तीव्र होती हैं। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार से गुजर सकती हैं। भूकंपी छाया क्षेत्र के बारे में आइए जानते हैं। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपी तरंगें अभिलेखित होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपी तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। उपर्युक्त चित्रों में P व S तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 104 अंश के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। अब भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 140 अंश के बाद केवल P तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। S तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 104 अंश और 140 अंश के बीच का जो क्षेत्र होता है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 104 अंश के बाद पूरे क्षेत्र में यस तरंगें नहीं पहुंचती है। यस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र 104 अंश से 140 अंश तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। यस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, बल्कि ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। एक बार पुनः देखते हैं। भूकंप लेखी यंत्र, जिसे सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपी तरंगें अभिलेखित होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंप लेखी यंत्र या दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपी तरंगें अभिलेखित होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां कोई भूकंपी तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है।
पी व एस तरंगों का छायाक्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 104 अंश के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 140 अंश के बाद केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज कर सकते हैं, एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 104 अंश और 140 अंश के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 104 अंश के बाद पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 104 अंश से 140 अंश तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। दूसरा है कि द्वितीय अथवा गौड़ तरंगे, जिसे सेकेंडरी वेव्स या एस के नाम से जाना जाता है, ये तरंगे जल तरंग, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इन्हें आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहर भी कहते हैं। इन्हें आड़ी तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति तरंग के समकोण तरंग की दिशा के आर पार होती है। ये तरंगें प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है। इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं। यही कारण है कि द्वितीयक तरंगें सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती है। धरातली तरंगें अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती है। इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातली भाग ही होता है। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है। इन्हें पी अथवा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। धरातली तरंगों को लंबी तरंगें कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है और ये सर्वाधिक दूरी तय करती है। इसी कारण से धरातली तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। धरातली तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। धरातली तरंगे के दो रूप माने जाते हैं, लव तरंग और रेलिहा तरंग। इन दोनों तरंगों लव तरंग की गति सर्वाधिक होती है। भूकंप की परिमाण विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। भूकंप के परिमाण का मापन रिक्टर स्केल तीव्रता का मापन संशोधित मर्केली स्केल पर किया जाता है। रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिक्टर तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है जिसका आधार 10 अंक होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा लगभग 32 गुना है, 31.6 गुना मुक्त होती है। एक अंक परिमाण की भूकंपी तरंग 6 औंस ऊर्जा निर्मुक्त करती है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने, उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है जो एक लोलक या पेंडुलक या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है। अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। टुशु का अर्थात बंदरगाह तथा तरंग होता है। सुनामी भूकंप ज्वालामुखी क्रिया एवं भ्रंशन के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे है जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती है। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण टोहोकू भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप में प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी से वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया।
रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व की लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है। सागर स्थल भाग का मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखीय क्षेत्र, विनाशकारी प्लेटों का अभिसरण। भूकंप के लिए 4 दशाएं होती है, जहां सागर और स्थल भाग का मिलन बिंदु होता है। दूसरा नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होता है। तीसरा ज्वालामुखी क्षेत्र होता है और चौथा विनाशकारी प्लेट सीमाओं का अभिसरण होता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों की सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार केप वर्ड द्वीपों से प्रारंभ होता है, पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर आल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। आगे हिमालय क्षेत्र से होते हुए म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर जाता है। अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र से मिल जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी, जिसे मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। यहाँ प्लेटों का अपसरण रचनात्मक प्लेट सीमा तथा किनारा होता है। महत्वपूर्ण बृहद एवं लघु प्लेट के बारे में जानते हैं। आइए, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 बृहद प्लेट और कुछ लघु प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ गर्ते जो है कारक क्या है भ्रंश और इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्रमुख बृहद प्लेटों इस प्रकार है, जो अंटार्कटिका प्लेट है, जिसमें अंटार्कटिका और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। दूसरा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तक सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दूसरा उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठवां अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। सातवां यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण लघु प्लेट निम्नलिखित है, जिसमें कोकोस प्लेट। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच स्थित है। जो कोकोस प्लेट है, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। दूसरा नज़्का प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तीसरा अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत 1967 में एच हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। तो कह रहे कि एक असत्य, दो सही है। जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत 1960 में प्रतिपादित किया गया था, इस सिद्धांत के विकास में विल्सन, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, हैरी हेस आदि विद्वानों ने योगदान दिया था। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय PSL तरंगों का उद्भव होता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं, PS और धरातली तरंगें।
धरातली तरंगों को दो रूप माने जाते हैं, यल तरंग और रेलिंग तरंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूकंपी छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहे कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो कह रहे एक सही लेकिन दूसरा गलत है। जो सही है उसे देखते हैं। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। कह रहे भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपी तरंगें अभिलेखित होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपी घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र 105 अंश, 103 अंश, 105 अंश और 140 अंश के बीच का क्षेत्र पी और यस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। यस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। यस तरंगें 103 अंश के बाद नहीं प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, रिंग ऑफ फायर संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर जो है कि भूकंप से किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र भूकंप ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित क्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यह भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है: सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, विनाशी प्लेट सीमाओं का विसरण। इन क्षेत्रों में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे ए सही है। पहला, रिक्टर स्केल एक लघुगणकी या लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाणक मात्रक में 1 के वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। भूकंपीय परिमाण का मापन रिक्टर स्केल तीव्रता का संशोधित मर्केली स्केल पर किया जाता है। रिक्टर स्केल का आविष्कार वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिक्टर मापन लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है जिसका आधार 10 अंक होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुना आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा लगभग 32 गुना मुक्त होती है। एक अंक मापन की भूकंपी तरंगे 6 औंस ऊर्जा निर्मुक्त करती है। तो इसलिए एक सही है, 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है? करें पहला ए सही है। पहला, दूसरा और तीसरा। भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता जो है कि स्थान पर होना चाहिए। भूकंप की तीव्रता मार्केली स्केल पर मापा जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मार्केली स्केल पर मापा जाता है और जबकि भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो इसमें जो है आंसर होगा रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, तो भूकंप की तीव्रता। तो 7 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने, उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है जो एक लोलक या पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि समानतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो है कि उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है। अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जापानी। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। टिशु का अर्थ बंदरगाह तथा नामी का अर्थ तरंग होता है। सुनामी भूकंप ज्वालामुखी क्रिया भ्रंशन के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे है जो उठी हुई लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो इसलिए सी सही है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिक्टर स्केल पर 9.1 और 9.3 प्रमाण के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2,40,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इस शक्तिशाली भूकंप को 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा या 15 मीटर तक अधिक्षेपण हुआ। अधिक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ। हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों से इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक प्रभावी देखे गए। अधिकेंश से लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति तथा सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। इससे लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे। इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई, न कि 50 लाख। भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिग स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जिससे सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। परिणामतः बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? तो फुकुशिमा। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट का विसरण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता भूकंप मूल कहते हैं। जहां पर भूकंपी तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है। तो सबसे पहले तो वह है अधिकेंद्र। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाए जाते हैं। कोकोस प्लेट जो है कि मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। आइए अब महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कह रहे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल, जिसमें एशिया का क्षेत्रफल जो है कि इसमें क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 4,45,68,500 4,45,68,500 एशिया का क्षेत्रफल है। अफ्रीका का क्षेत्रफल 3,65,00,000 जो है कि 65,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2,44,73,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यूरोप का क्षेत्रफल 9,94,00,000
8,000 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 7,74,00,000 जो है कि 1,220 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप जीलैंडिया की खोज का दावा किया है। यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 आकार का है। महाद्वीप का दर्जा प्राप्त होने पर यह सबसे छोटा महाद्वीप होगा। फिलीपींस एटलस के अनुसार महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत इस प्रकार है। एशिया का 29.8%, अफ्रीका का 20.3%, उत्तरी अमेरिका का 16.2%, दक्षिणी अमेरिका की 11.9%, अंटार्कटिका का 9.2%, यूरोप का 6.8%, ऑस्ट्रेलिया का 5.9% है। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और अंटार्कटिका गुजरते हैं। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप को सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यूरोप 3 ओर से जल से घिरा है। इसमें देशों की संख्या 49 है। 5 देश जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्की एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में शामिल है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जबकि पश्चिम में अटलांटिक व दक्षिण में भूमध्य सागर की अवस्थिति है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है। यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर किया गया है। इस महाद्वीप में देशों की संख्या 23 है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप को लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है। पनामा जल संधि द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से अलग है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देशों की संख्या 12 है, जिससे ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। महाद्वीपों की मध्य ऊंचाइयां इस प्रकार है। अंटार्कटिक महाद्वीप 2300 मीटर, उत्तरी व मध्य अमेरिका महाद्वीप 720 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप 585 मीटर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 554 मीटर, एशिया महाद्वीप 923 मीटर, यूरोप महाद्वीप 302 मीटर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 320 मीटर। यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। आइए इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो अफ्रीका। प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या अधिक जो है कि अफ्रीका का है। अफ्रीका में टोटल 54 देश है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश, यूरोप महाद्वीप में 49 है, यूरोप में 49 है, एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है 23, और दक्षिणी अमेरिका में 12, ओशिनिया में 14 हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें 54 देश है। यूरोप में 49 देश है, एशिया में 48 देश है, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश और ओशिनिया में 14 देश है। पुनः देखते हैं, अफ्रीका में 54 देश है, यूरोप में 49 है, एशिया में 48 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 है, दक्षिणी अमेरिका में 12 और ओशिनिया में 14 देश हैं। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं।
कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। और इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं, विकल्पों में से जो है कि अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो इसे याद रखें। 4,45,68,500 है। एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है 4,45,68,500, 4,45,68,500 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो गुआना महाद्वीप जो है देश है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। गुआना दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, अतः गुआना अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। गैबन मध्य अफ्रीका में अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित है। गिनी पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक तट पर स्थित उष्णकटिबंधीय देश है। नीचे दिए गए कूट में अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार तो कह रहा है कि डी सही है। इसमें 3 है अफ्रीका, इसके बाद दक्षिण अमेरिका, इसके बाद यूरोप, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? तो ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में कौन सा सही है? तो कह रहा है बी, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है कि प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो कह रहे दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 1, 2, 3, 4 चिन्हित किए गए हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो कह रहे हैं कि एक जो है एंडीज का है, और इसके बाद ब्राज़ीलियन शील्ड है, जो है कि 2 में क्या है? ब्राज़ीलियन शील्ड है, और 3 है गुआना उच्च भूमि। गुआना उच्च भूमि है, और 4 है अमेजन बेसिन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कह रहे बी जो है कि सही सुमेलित है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। एबिसिनिया या एबिसिनी पठार पूर्वी अफ्रीका में है। गुआना उच्च भूमि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में है। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में है। ओका वांगो द्रोड़ी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कह रहे यूरोप। यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। प्रतिशतता के दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। यूरोप, दक्षिणी अमेरिका दोनों ही महाद्वीप में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। तो कह रहे हैं कि प्रतिशतता की दृष्टि यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। प्रतिशतता के दृष्टि में यूरोप का मैदानी भाग सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 इसे मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। जो एकांकागुआ है वो कहाँ पे है? तो दक्षिणी अमेरिका में। मेसेटा जो है यूरोप महाद्वीप में है। क्या है? सेरेनगेटी मैदान। सेरेनगेटी मैदान कहाँ पे? अफ्रीका में है। सेरेनगेटी महाद्वीप अफ्रीका में। गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, मेसेटा यूरोप में है, और सेरेनगेटी मैदान कहाँ पे है? अफ्रीका में। सेरेनगेटी मैदान कहाँ पे है? अफ्रीका। गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो गुयाना जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। गैबान मध्य अफ्रीका की पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, जिसकी राजधानी व सबसे बड़ा शहर लिब्रेविले है। गिनी पश्चिमी अफ्रीका में एक पश्चिम तटीय देश है, जिसे पहले फ्रेंच गिनी के नाम से जाना जाता था। कोनार्की इसका सबसे बड़ा शहर है और राजधानी भी है। बक्साइट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो है कि कोनार्की इसका सबसे बड़ा शहर और राजधानी भी। यह बक्साइट के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें हीरे और सोने का समृद्ध भंडार है। गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है, जिसकी राजधानी बिसाऊ है। गुयाना, जिसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में एक देश है। गुयाना एक अकेला दक्षिणी अमेरिका देश है, जहां आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अब आइए विश्व की पर्वत श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। करें कि पर्वत धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। यद्यपि पठार भी धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग ही होते हैं, किंतु पर्वत से उसकी भिन्नता यह होती है कि पठारों का शिखर भाग चौरस तथा सपाट होता है। साधारणतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वत और उससे कम ऊंचाई वाले भाग को पहाड़ी कहते हैं, किंतु भारत में गिरिडीह झारखंड के निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 1366 मीटर है। इसके विपरीत इंग्लैंड के पेनाइन श्रृंखला को पर्वत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई पारसनाथ से भी कम है। अतः जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से सतह से 1000 मीटर से अधिक हो और उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो, तो वह क्षेत्र पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम माली न्यूकस सेंट जॉन की पुस्तक सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया है। मोड़दार या वलित पर्वत ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत है। मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों से 7000 किलोमीटर से 8900 किलोमीटर तक माना जाता है। एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ है। एंडीज श्रृंखला का जो सर्वोच्च बिंदु है एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6962 है। एंडीज श्रृंखला की जो सर्वोच्च बिंदु है वो एकांकागुआ है। एकांकागुआ जिसकी ऊंचाई 6962 मीटर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का प्रमुख वलित पर्वत है। जो रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका का प्रमुख वलित पर्वत है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का प्रमुख वलित पर्वत है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत पर सर्वोच्च बिंदु जो है माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत पर सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। 10 से ज़्यादा सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत
मलाय न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीपों के पश्चिमी भाग पर उत्तर दिशा में फैली है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं जो है कि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी ओबोराकी माउंट कुक है। आल्प्स दक्षिणी मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4807 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, इसका निर्माण तनाव और संपीड़न की शक्तियों द्वारा होता है। इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत कहा जाता है। कैलिफोर्निया सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यूएसए के उटाह प्रांत या बसाव रेंज इसका उदाहरण है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वाजेस ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण हैं। पाकिस्तान का साल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। गुंबदाकार पर्वत ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न इसके उदाहरण हैं। फ्यूजियामा जापान और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में इसके उदाहरण हैं। जो फ्यूजियामा है वो जापान में है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती है तो उसे मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहते हैं। यूएसए का सियरा नेवादा एनाकोंडा श्रेणी इसका प्रमुख उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत ये मौलिक पर्वत नहीं है। अपर्दन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका और अरावली भारत पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट फेल्डबर्ग है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पे वाजेस पर्वत स्थित है। बर्मिज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसका नाम रखाइन योमा भी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ नागा, चीन, लुसाई, पटकोई है। इसकी सर्वोच्च चोटी नतमा टांग माउंट विक्टोरिया है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। माउंट टिटलिस कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली महाप्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कोर्नो ग्रांडे है। दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। जुरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पे है। जो जुरा पर्वत का विस्तार है फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन
जो है आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कोसिस्को पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो है कि मैकिनले, जो है कि जिसकी ऊंचाई 6190 मीटर है। उत्तरी अमेरिका अलास्का श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत है। 2015 में इसका नाम परिवर्तित कर डेनाली करने का निर्णय लिया गया। अल्ब्रूस ऊंचाई 5642 मीटर है। रूस यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत अल्ब्रूस है। किलिमंजारो ऊंचाई जो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। एलेघेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैंटाबेरियन पर्वत स्पेन में स्थित है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में स्थित है। कैटाबेरियन पर्वत स्पेन में स्थित है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में स्थित है। गोलन हाइट्स पर्वत मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स जब्त कर लिया था। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आल्पस एंडीज और हिमालय पर्वत टर्शियरी अल्पाइन युगिन वलित पर्वत है। इनके अतिरिक्त राकी और एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। अप्लेसियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ। भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, तियनसान, नानसान आदि पर्वत हर्सिनियन पर्वत के उदाहरण हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है जिसे याद होना जरूरी है, उसे देखते हैं। कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज है। कहाँ पे है? हम तो कह रहे कि पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में, पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है। इसका सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है, जिसके सर्वोच्च पर्वत माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत का माउंट एल्बर्ट है। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश एशिया में स्थित है, जिसमें माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च बिंदु है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, जो कोसिस्को सर्वोच्च बिंदु है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में, अंटार्कटिका पर्वत कहाँ पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई विंसन मैसिफ है। तियनसान एशिया में स्थित है और इसकी सर्वोच्च जो ऊंचाई है, ऊंचा पर्वत है, पिक पोबेडी विक्ट्री या पिक जोगिस जोकुसु या पिक पोबेडी है। अल्टाई माउंटेन्स एशिया महाद्वीप में है, जो वेलुखा इसका सर्वोच्च है। जो अल्टाई है, अल्टाई माउंटेन्स एशिया महाद्वीप में इसका सर्वोच्च बिंदु बेलुखा है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है, जिसका सर्वोच्च जो है कि नेरोडनाया है। कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में है, जिसमें वेल्यूचेव्स्काया सुप्का है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। टाउ बक्कल बर्कोयांस पर्वत पूर्वी रूस में है, जिसमें मस्खाया सर्वोच्च बिंदु है। पश्चिमी घाट भारत में है, जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई अनाईमुडी है। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में है। सेरो अल पोटोशी इसकी प्रमुख श्रेणी है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है। कास मस्तान माउंट देना इसकी सर्वोच्च बिंदु है। एलबुर्ज ईरान देश में है, जिसका सर्वोच्च बिंदु दामबंद है। स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में है, जिसकी सर्वोच्च बिंदु गैल्डो पिज़ेन है। ड्रांग्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। थबाना इसका प्रमुख जो है कि बिंदु है। थबाना एंटलेनियाना काकेशस रूस में है और इसकी सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्ब्रूस है। अलास्का श्रेणी अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट मैकिनले इसकी सर्वोच्च चोटी है। कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। माउंट रेनियर इसकी सर्वोच्च ऊंचाई पर है। एपेनाइन्स इटली महाद्वीप में, इटली में है, जो है कि कोनो ग्रैंडे। अप्लेशियन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। माउंट मिचेल। आल्प्स
मध्यवर्ती यूरोप में है माउंट ब्लैक। सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको में स्थित है, इसका सर्वोच्च बिंदु सेरो नोब्रे है। इसका आइए इससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। कह रहे कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जिसकी लंबाई प्रमाणिक स्रोतों से 7000 किलोमीटर से 8900 किलोमीटर तक माना जाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है 7000 किलोमीटर से 8900 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो सियरा नेवादा नहीं है। रॉकी, हिमालय, आल्प्स आदि पर्वत श्रेणियां नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण है, जबकि सियरा नेवादा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो कह रहे हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 9 संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला है? तो कह रहे हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 10 है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है? तो कह रहे हैं न्यूजीलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए। तो कह रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा, जिसमें एंडीज है, एंडीज, फिर इसके बाद रॉकी, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर हिमालय पर्वत श्रेणी। एंडीज की जिसकी लंबाई 7000 से 8900 मीटर, रॉकीज की 4800 मीटर लंबाई है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का 3700 मीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो लंबाई है 3700 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई 2500 है और ग्रेट डिवाइडिंग का 3700 है, रॉकी का 4800 है, एंडीज का 7000 से 8900 है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च बिंदु है एकांकागुआ है और रॉकी का सर्वोच्च माउंट एल्बर्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो कि कोसेस्क्यू है और हिमालय पर्वत का माउंट एवरेस्ट है। एंडीज पर्वत श्रृंखला पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में है और इसकी सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6962 है। एकांकागुआ का 6962 है। और रॉकी का जो है कि पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में माउंट एल्बर्ट सर्वोच्च बिंदु है, 4401 मीटर ऊंचा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, जो कोसिस्क्यू इसकी सर्वोच्च बिंदु है 2828 मीटर। हिमालय पर्वत श्रेणी का जो है कि भारत में माउंट एवरेस्ट है, जो है कि 8848 मीटर। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी इंग्लैंड देश का हिस्सा नहीं है। जो आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड का। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो आल्प्स। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यू हैम्पशायर और मायने में विस्तारित है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो कह रहे कि इसका डी आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है। बर्मिज अराकान यूमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ नागाचिन, लुसाई, पटकोई है। सर्वोच्च चोटी नतमा टांग माउंट विक्टोरिया है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। यह म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 16 हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। हिमालय का जो विस्तार है अराकान योमा, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित हो म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी नीदरलैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलकर मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है। पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर है। कोलोन और बान शहर जो है कि इसी नदी के तट पर, राइन नदी के तट पर है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पे? तो यूएसए में। ब्लैक पर्वत यूएसए में स्थित है और यह ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है और ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है तो कह रहे अपलेशियन, आल्पस, एंडीज, हिमालय पर्वत, टर्शियरी, एल्पाइन, यूगिन वलित पर्वत है। इसके अतिरिक्त रॉकीज, एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीयकरण का परिणाम नहीं है? तो अपलेशियन। टर्शियरी पर्वतीयकरण का परिणाम नहीं तो अपलेशियन। कौन सा पर्वत प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो कह रहे कि अरावली पर्वत प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसके? तो कह रहे कि पुरानी पर्वत श्रृंखला के। जो पेनाइन है यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है, अरावली भारत में है। तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ड्रेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका के लेसोथो में है। क्वेश्चन नंबर 26 है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इसमें मिलान करने के लिए दिया है एलेघेनी पर्वत कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एलेघेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में है और एल्बुर्ज पर्वत ईरान देश में है। मैकेंजी कनाडा देश में है। एलेघेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में है और एल्बुर्ज पर्वत ईरान देश में है। मैकेंजी कनाडा देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 मिलान करने के लिए दिया है तो कह रहे इसका ए सही है। कोसिस्कू ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया का जो है कोसिस्कू है। ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है तो कोसिस्कू जिसकी ऊंचाई 2828 मीटर है। मैकिनले ये जो है कि उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च बिंदु है, 6190 मीटर है। 2015 में इसका नाम बदलकर डेनाली करने का निर्णय लिया गया था। एल्ब्रूस जो है कि रूस और यूरोप का सर्वोच्च बिंदु है। किलिमंजारो
5895 मीटर तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है सी सही नहीं है। जो है कि किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, एकांकागुआ दक्षिणी अफ्रीका में है, जबकि एल्ब्रूस कहाँ पे है? तो ये रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, इसलिए 29 का सी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी सही होगा। देखिए, आल्पस पर्वत वलित पर्वत श्रृंखला है, वाजेस भ्रंशोत पर्वत है, बिंद जो है कि अवशिष्ट पर्वत है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो एपेनाइन जो है कि इटली में अवस्थित है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो 33 का बी सही है, पेरेनीज। स्पेन और फ्रांस के मध्य पेरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप के शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत सीमा बनाता है? तो पिरेनीज। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है? तो पिरेनीज पर्वत जो है कि फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36 से गोलन व्हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला पर्वत कौन है? तो कह रहे हैं कि मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। गोलन व्हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये है कि मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा एक मूल स्थल रूप है? तो ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। यह ज्वालामुखी छिद्र से ऊपर फेंके हुए टुकड़ों एवं लावा तथा राख से बनता है और जो एक केंद्रीय क्रेटर के साथ शंकु के आकार में वेंट के चारों ओर जमा होता है। अवशिष्ट पर्वत मूल रूप से पर्वत होते हैं, लेकिन अपरदन कार्य के कारण वे अवशिष्ट पर्वत बन जाते हैं। इसी प्रकार अपरदनात्मक जलप्रपात तथा मोना डनाक भी अपरदनात्मक कार्य के बाद बनते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग लगातार अध्ययन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा और आप सफल भी हो जाएंगे। धन्यवाद।